हेलो एवरीवन। जैसा कि आज का जो हमारा सेशन होगा वो क्लास 10th यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी यूपी SSSC यानी पेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो है प्रकाश चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और पेट वाले ज़रूर ध्यान देंगे कि जो आपका साइंस पोर्शन है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पुटअप किए जाते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सेशन हो सकता है आपके लिए। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए, और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं और उसमें इस टाइप के साइंस के पोर्शन यदि आते हैं तो उसे ज़रूर जो है इस टॉपिक को देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो वो पदार्थ है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो किसका इस्तेमाल जो है हम लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये है मिट्टी। मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयोग नहीं की जा सकती। ठीक है, कांच का हम लेंस, जल का लेंस बना सकते हैं, जल को माध्यम मान सकते हैं, कांच को मान सकते हैं, प्लास्टिक को मान सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है तो, लेकिन मिट्टी को हम माध्यम नहीं मान सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन उलझाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र से परे, और ऑप्शन नंबर डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, जो है होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे, तो देखिएगा, ए है दोनों यानी उत्तल और अवतल, और बी है दोनों अवतल। ए है दोनों अवतल होंगे, बी है दोनों उत्तल होंगे, सी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होंगे, और डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होंगे। तो दर्पण और लेंस दोनों अवतल होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये कौन सा दर्पण है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव सीधा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या फिर उत्तल, ये दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दृष्टिकोण से, बोर्ड के दृष्टिकोण से भी। ठीक है ना, तो कह रहा है कि
किसी शब्दकोश में जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है आप किन लेंस का प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट ऑप्शन है आपको बताना है। तो जो आप जो है शब्दकोश अक्षरों को पढ़ते समय, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप जो जिस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे वो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। ठीक है, ये आपको बड़ा करके दिखाएगा 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, छठा क्वेश्चन। तो कह रहा है, छठा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी उल्टा व छोटा ए ऑप्शन है, बी है आभासी सीधा व बड़ा, और सी है आभासी सीधा व छोटा, और डी है आभासी उल्टा व बड़ा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? एक अवतल लेंस द्वारा वस्तु पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा व छोटा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, आभासी सीधा व। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। 7वां क्वेश्चन कहता है, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। दो माध्यमों के बीच पृष्ठ पर, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण होगा तो एक है 0 डिग्री 0 अंश, और दूसरा है 45 अंश, तीसरा है 60 अंश और चौथा है 90 अंश। ठीक है, तो कह रहा है कि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 8वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ए। बी है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी सही है। प्रकाश एक तरंग दैर्ध्य है, ये भी सही हो सकता है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? एक देखने में तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सही नहीं है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक व सीधा, आभासी व उल्टा, और आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक व सीधा होती है, या आभासी व सीधा होती है, या आभासी व उल्टा होती है, वास्तविक व उल्टा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, आभासी व सीधा। क्या होता है? आभासी व सीधा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? ए है मीटर, बी है सेंटीमीटर, सी है मिलीमीटर, और डी है ये सभी। तो जो वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जैसा भी पैमाना होगा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 10 का जो है डी ऑप्शन सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो F होता है R/2। आपने पढ़ा होगा फार्मूला R/2। तो क्या करेंगे, तो वक्रता त्रिज्या 12 है तो भाग दे देंगे तो +6 आ जाएगा। 11वां का ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण है अब की बार, तो इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो वही फार्मूले एफ बराबर r/2, वक्रता त्रिज्या कितनी है? वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो 30/2 बराबर 15, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो आगे कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या यदि 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी कितनी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर या ध्रुव पर। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है अनंत पर। कहाँ बनता है? अनंत पर। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी अनंत पर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यदि f बराबर r/2 होता है तो एक काम करते हैं, तो r बराबर हो जाएगा f × 2, है ना, तो इसका 10 दूना के 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ पर 20। देखिए मैंने कहा ना, जब आप फोकस दूरी निकाल रहे थे तो आप कह रहे थे f बराबर r/2, है ना। अब आपको क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो एक काम करिए, r को यहीं पर रोकिए, r बराबर हो जाएगा 2f। 2f का मतलब f में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, r बराबर हो जाएगा, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 × 20 यानी इसका 20 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो सकता है? ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उत्तल की पृष्ठ पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20, 10 और 10 गुणे कितना 10 है, तो गुणे 2 बराबर 20, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 15, समतल दर्पण के सामने वस्तु दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? दर्पण पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी पूछ रहा होगी? 10 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी गई है, तो दर्पण पर प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समतल दर्पण है तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है ना, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? 0 या अनंत या 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर? तो कौन सा दर्पण है? यह है समतल दर्पण, और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। एक बात बता दें कि ये जो क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है कम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या है? तो f बराबर r/2 में अभी बहुत देर से बताता, यही संबंध है, यहाँ जहाँ होगा सही हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए में कह रहा है, ए में f बराबर r केवल कह रहा है, नहीं, f बराबर r+2 नहीं, f बराबर r/2, यही वाला सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 17वां का सी वाला ऑप्शन सही, f बराबर r/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी? ठीक है, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि
ध्रुव व फोकस के बीच में होगी। बी कह रहा है कि फोकस वक्रता केंद्र के बीच में होगी। और सी कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर होगी। और डी कह रहा है वक्रता केंद्र से पीछे होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव व फोकस के बीच होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्रुव व फोकस के बीच होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह दर्पण कौन सा होगा। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है ना। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/f = 1/v + 1/u करके एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। यही फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। ठीक है। तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बी है 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने, सी है अनंत पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो भी सॉल्व किए हम लोग, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से दिए गए माध्यमों में से प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है। निम्न में से दिए गए माध्यमों में से प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है। तो ए है हीरा में, बी है जल में, सी है कांच में और डी है किरोसिन में। ठीक है ना। तो निम्न माध्यमों में से प्रकाश की चाल देखिए, जल, कांच, किरोसिन, इन सभी में प्रकाश की चाल काफ़ी तेज होती है। और यहाँ पे जो हीरा है, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक किसका अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है जल का, हीरा का, कांच का, तारपीन के तेल का। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो वायु के सापेक्ष जो है हीरे का अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा होता है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। तो किसका समतल क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। तो उत्तल दर्पण का जो समतल क्षेत्र होता है वो दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है। और कैसे बताना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन से, बस आप ऑप्शन लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ठीक है। वैसे हम चारों ऑप्शन पढ़ देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड इनवर्स उसके बाद है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड इनवर्स और 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड इनवर्स। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपको सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में, जैसे 24 का ए सही है तो 24 का ए लिख के जो है आप
कमेंट कर दीजिएगा, या अगर 24 का बी सही है तो 24 का बी लिख के कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25, एक पारदर्शी माध्यम से 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण पुंज के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, बहुत ही लंबा क्वेश्चन, थोड़ा एक बार पढ़ते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, सी ऑप्शन। और डी दोनों माध्यम एक ही हो, दोनों माध्यम एक ही हो। 25 का जो है डी ऑप्शन सही है। जब दोनों माध्यम एक ही होते हैं तो पारदर्शी माध्यम दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण दोनों की तुलना अधिक होती। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हम 26 पर। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह बहुविकल्पी में आप डायरेक्टली जो है आप सॉल्व करके आएंगे तो लगा के आएंगे ऑप्शन नंबर डी। 26 का ऑप्शन नंबर डी है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 है तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 भागे 4/3 होगा। ठीक है, 4/3 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेशन खत्म होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f फोकस दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा भाई? तो फोकस दूरी पर, या 2f पर, f पर या 2f पर, सी है अनंत पर और डी है 2f व अंतर के बीच। यानी ए ऑप्शन है f पर, बी ऑप्शन है 2f पर, सी ऑप्शन अनंत पर और डी ऑप्शन है 2f के बीच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 2f पर। कहाँ पे बनेगा? 2f पे रखी है तो लेंस का प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, आइए इसको समझ लेते हैं। किसी वस्तु का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। उत्तल लेंस के सामने रखते हैं किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? लेंस के मुख्य अक्ष पर, बी है फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर, सी है अनंत पर और डी है लेंस के प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच। तो कह रहा है कि कैसा बनना चाहिए? आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यदि प्राप्त करना है तो फिर वस्तु को कहाँ पे रखना पड़ेगा? तो वस्तु रखना पड़ेगा लेंस व प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच। लेंस के प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच यदि वस्तु को रखेंगे तो उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनकर आएगा। तो सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। और 24वां क्वेश्चन जो कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जैसे 24 का ए सही है या 24 का बी सही है, इस तरह से आपको जवाब लिखकर सेंड करना। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और ये पेट के लिए बहुत ही कारगर वीडियो हो सकती है। और जो यूपी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, चाहे क्लास 10 तक हो चाहे क्लास 12 तक हो, दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक नई सेशन का, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।